हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज की बात करेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले मॉक टेस्ट, ये तीसरा है आपका, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक को कवर करेंगे। और यहाँ हम इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट थर्ड है, जिसमें PYQs हैं आपकी UPSC, UPPCS और RO UPSI, SSC बैंक, रेलवे के लिए आपके अपडेटेड क्वेश्चन है। तो चैनल को आप जुड़ जाएँ, रैंकर मेकर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है पहला हमारा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसका जो गठन बात करेंगे कब हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को जब इसका गठन हुआ, और इसके बाद अगर हम प्रेजेंट टाइम में इसकी बात करें तो इसकी जगह क्या आ गया हमारा, नीति आयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नीति आयोग। 2014 से। क्वेश्चन भी ध्यान रखना। इसके प्रधानाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे मोदी जी हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है देश के संसाधनों का कुशल उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है, ये भी ध्यान देना, नीति आयोग हो क्योंकि प्रेजेंट के लिए है इस टाइप से। तो 15 मार्च 1950 को हमारा योजना आयोग का गठन किया गया था। वो केंद्रीय मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। तो देश के संसाधनों का जी आकलन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप देखेंगे। और 2014 से मोदी जी ने इसका नाम नीति आयोग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्वेश्चन को ध्यान देना कि पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखें, जिसमें पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है आपका पटना, तीसरा है शिवहर और चौथा है गया। तो अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा आपका, इसमें पटना जो है सही होना चाहिए, क्योंकि पटना एक कैपिटल भी बिहार के, कॉमन सेंस से भी आप लगाएंगे इस टाइप से, यहाँ पे पटना सही हो जाएगा। और लगभग 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे तो 1,21,336 रुपये पर व्यक्ति की इनकम है लगभग। तो इस टाइप से यहाँ पे कैपिटल देखो किसी भी स्टेट्स के आए तो आपका ये आंसर इस टाइप का कैपिटल में ही हो जाए। लीची का क्वेश्चन है आपका कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देश पूछा, अगर हम यहाँ स्टेट की बात करते हैं तो हम लोग बिहार पे जाते, बट यहाँ पे देश के बारे में पहुँचे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे चीन की। लीची भारत बता रहा है, लीची का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। करंट में अभी ये चीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, चीन होगा, ये दूसरे नंबर पे पहुँच गया भारत। तो लीची विश्व का सबसे ज़्यादा चीन ही है, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। ये करंट से अपडेट कर लेना। जिसके बाद वियतनाम आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, मेडागास्कर है, दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख देश आ जाते हैं। चीन वैश्विक स्तर में पहला है, ठीक है। लीची दूसरा, भारत आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने कहा ना क्वेश्चंस दरअसल क्या होता है, इकोनॉमिक्स से PYQ होते हैं जो डेटा आधारित भी होते हैं, तो करंट से रिलेट करने पड़ते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी की कुचक्र का शिकार है। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बिहार ऑप्शन ए में है, सेकंड में बी है, केरल है, तीसरे में कर्नाटक, चौथा हरियाणा। तो बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार राज्य को गरीबी के कुचक्र का शिकार माना जाता है, क्योंकि यह एक बड़ी आबादी होने के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी गरीबी है, शिक्षा कम है, स्वास्थ्य कम है, आय सृजन के अवसरों की कमी है, इससे गरीबी का एक चक्रवृद्धि को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो ये आपको आंसर बताना, ए में लिखा है नीति आयोग, बी में राष्ट्रीय विकास परिषद, सी आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इस हिसाब से इसमें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तो नहीं दिख रहा, बट ऑप्शन ऐसे लिखा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो भी एक ही NSO का ही काम करता है।
एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मतलब MOSPI के तहत काम करता है, ये ध्यान देना। और 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मतलब कार्यालय जो NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO में विलय कर दिया गया, ये ध्यान देना, जिससे NSO का गठन होगा। NSO कैसे बना समझ में आएगा। NSSO मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO दोनों मिला के NSO का रूप बना दिया। ओके, ऐसे समझने क्वेश्चंस आपको करंट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए ज़रूरी है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 से मतलब 6 से आज का क्वेश्चन, एक्चुअली सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं। तो उसमें भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो इसको देखो बिल्कुल करंट से देखना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा था हमारा, अब इसमें मैं देख रहे हैं कुछ चीज़ें चेंजेस भी हो सकता है, पुराना क्वेश्चन हो। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन ए है। बी है 1 जुलाई से 30 जून तक। सी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। डी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ये ऑप्शन सी और डी तो आपका गलत हो ही गया, है ना। 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक चलता है, तो ये आपका होता है क्या, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। समझ में आ गया। अब इसमें वित्तीय वर्ष मतलब ये सारी चीज़ें 12 महीने की अवधि के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। 1 अप्रैल से शुरू माना जाता है। हाँ, इसका उपयोग व्यक्तियों, व्यवसाय और सरकार द्वारा अपनी आय, व्यय और लाभ की गणना करने के लिए हम कह सकते हैं करते हैं। कर भुगतान में भी इसी चीज़ से होती है। हाँ, अब ये वित्तीय वर्ष के लिए अगर बात करें, ये कब से शुरू हुआ था, तो एक थोड़ा सा जान सकते हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम से हुआ था, क्योंकि जो किसानों से फसल कटाई और कर संग्रह को ध्यान में रखकर इसको किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 27 है। लिखा है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी में उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था। तो एक टाइम ऐसा हुआ था जब तीसा की भयानक आर्थिक मंदी आई थी, तो उससे उभरने के लिए सजेशन किसने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स ने इसके बारे में बताया था। और ये जो तीसा की मंदी के बारे में थोड़ा डिटेल कर लें, ये 14 नवंबर से 17 अप्रैल 1930। अब 1930 आप याद कर सकते सीधे कि 1930 तक बाज़ार में सुधार का दौर चला, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति लंबे समय तक मंदी रही थी। और सितंबर 1929 से 8 जुलाई 1932 तक ये बाज़ार में अपने मूल्य का 85% खो चुका था। 1930 के हिसाब से इसको देखा जाता है कि आर्थिक मंदी क्या थी। इसमें हम बोल सकते हैं एक आपातकालीन निधि बनाना था, एक बजट पर टिके रहना, और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो प्रोफेसर केन्स हो जाएंगे, बस ये याद रखना, ये आपका ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 28 मिस्ड 8 क्वेश्चन, इसको बताना आपको क्या, उसी से रिलेटेड। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी, अभी बताया। 1929 से लेकर 33 तक कर सकते हैं आप। अब ये 30 के आसपास से आगे पीछे थोड़ा सा, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है जी, भयानक आर्थिक मंदी थी। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो बताना कि उत्पादन एवं आय गणना जो विधि है आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। ए एक सहज है, बी एक वैज्ञानिक है, सी एक व्यवहारिक है, डी एक उपयुक्त में तीनों क्या है। तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन की अगर बात करें, तो राष्ट्रीय आय मतलब ये सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आज के डेट में हम GDP कहते हैं। तो इसमें जो भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्य विधियां हैं जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को दर्शाते हैं। इसमें पूंजी हो गए, श्रम हो गई, है ना, भूमि हो जाएगी, सारी चीज़ें। सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि बिहार में पूछा गया था कौन सा राज्य गरीबी के कुचक्र में फंसा है, तो बिहार था। अब कह रहे हैं गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? प्रोफेसर रागनार नरकस ने किया था। यहाँ पे नरकस जहाँ लिखा रैगनार नरकस है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफेसर रैगनार नरकस ने। ये 1935 की बात है। ये कब की बात है? सॉरी 1953 की, 35 नहीं 53 की बात है, 1953। इनकी एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने बताया था कि गरीबी होने वाली जो गरीबी की शुरुआत कैसे है, कम बचत करना, कम निवेश करना, कम उत्पादकता के माध्यम से गरीबी के चक्र को जारी रखता है। इस टाइप से इन्होंने चीज़ों को बताया।